iQOO Neo 10R वर्सेस X7 Pro वर्सेस GT30 Pro। दोस्तों अगर आप भी अभी के टाइम पे इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज है कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों स्मार्टफोन का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर हम ऑलमोस्ट सारे ही एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस जबरदस्त वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करूं अगर वेरिएंट्स की, तो हमारे पास जो Neo 10R का है रेजिंग ब्लू वाला कलर है, बेस वेरिएंट है, 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, 8+128 वाला। इसकी प्राइसिंग अभी 26,998 चल रही है और जो बैंक ऑफर है वो 2000 का ऐसे चलता ही रहता है। तो मतलब ये आपको 24,999 के आसपास मिलने वाला है। दूसरा स्मार्टफोन है X7 Pro। इसका हमारे पास येलो वाला वेरिएंट है और इसका बेस वेरिएंट 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, 4.0 UFS वेरिएंट है। प्राइसिंग अभी के टाइम पे स्मार्टफोन की 23,999 चल रही है और बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसिंग में ये स्मार्टफोन मिल रहा है। और जो तीसरा स्मार्टफोन है लिस्ट का सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जहां पर बैक में RGB लाइट मिल जाती है, गेमिंग डिजाइन मिलता है और इन्फिनिक्स एक लौता स्मार्टफोन है जो कि अभी के टाइम पे मतलब थोड़ा गेमिंग वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रहा है। इसका हमारे पास डार्क फ्लेयर वाला वेरिएंट है, 8+256 GB रोम के साथ आता है और इसकी प्राइसिंग अभी के टाइम पे 24,999 चल रही है। हमें 2000 का डिस्काउंट मिला था, अभी के टाइम पे डिस्काउंट चले गया है। बात करो अगर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की, तो तीनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। चार्जर, कवर, केबल, कुंडली सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जो छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलता है वो है बैटरी का। अभी अगर बात करूं डिजाइन की, तो देखो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे अच्छा इन-हैंड फील मुझे iQOO Neo 10R का लगा। नो डाउट स्मार्टफोन फुल पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। बैक में यहाँ पर मैट फिनिश मिलेगी, जहाँ पर इजीली फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं, पर जो साइड है ना स्लाइटली कर्व है, जिसकी वजह से इन हैंड स्मार्टफोन एकदम कंफर्टेबल फील होता है। उसके बाद जो Poco X7 Pro है, हमारे पास येलो वेरिएंट है, तो यहाँ पर बैक में वीगन लेदर देखने को मिल जाता है, डुअल टोन वीगन लेदर है। साइड फ्रेम यहाँ पर फ्लैट है और इतनी ज्यादा कर्व नहीं है जितनी Neo 10R है। इन हैंड अगर आप इसे विदाउट कवर यूज करते हो थोड़ा सा फील होगा कंपैरिजन टू 10R। और सबसे ज्यादा एजेस फील होने वाले हैं GT30 Pro में। यहाँ पर बैक में ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग को यूज किया है, RGB लाइट देखने को मिल जाएगी। साइड फ्रेम यहाँ पर एकदम फ्लैट देखने को मिल जाती है और एजेस इतने राउंड नहीं है, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन थोड़ा सा ज्यादा एजी फील होता है। तीनों स्मार्टफोन में सबसे भारी Neo 10R देखने को मिल जाता है, 7.9 mm की थिकनेस और 196 ग्राम वेट है। X7 Pro का वेट 195 ग्राम मिलता है और 8.3 mm की थिकनेस है। और जो GT30 Pro है, तीनों स्मार्टफोन में सबसे लाइटर और स्लिमर देखने को मिलता है, 7.9 mm की थिकनेस और 188 ग्राम वेट देखने को मिल जाता है। Poco X7 Pro GT30 Pro के फ्रंट में Corning के Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ जो 10R है, यहाँ पर शॉर्ट सेंसेशन का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है जितना मतलब 7i मिलने वाला है। बाकी इन तीनों स्मार्टफोन में सिर्फ एक लौता स्मार्टफोन है जहाँ पर IP रेटिंग मिलती है, मतलब अच्छी वाली। X7 Pro में IP68 और 69 का सर्टिफिकेशन मिलेगा। GT30 Pro और 10R में IP65 की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तीनों ही स्मार्टफोन में यहाँ पर डुअल स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं, पर X7 Pro में Dolby Atmos का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। चाहे लाउडनेस की बात करो, क्वालिटी की बात करो, इन दोनों स्मार्टफोन में जो स्पीकर है 10R का थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। अभी चेक कर लेते हैं 10R और X7 Pro के बीच में। साइड बाई साइड सुने अगर Poco X7 Pro और Neo 10R के साउंड को, तो थोड़ा सा मतलब लाउडनेस सेम ही लगती है, पर जो क्वालिटी है वो X7 Pro में थोड़ी सी बेटर है। यहाँ पर Dolby Atmos होने की वजह से जो बेसीनेस है, जो क्लियरिटी है वो थोड़ी सी बेटर आती है। और तीनों ही स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम का सपोर्ट है, हाइब्रिड सिम स्लॉट या फिर स्टोरेज को एक्सपांड नहीं कर पाएंगे। अभी बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर X7 Pro में 6.67 इंचेस की एक 1.5 के फ्लैट POLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक 12-बिट पैनल है। और जो GT30 Pro है और 10R है, यहाँ पर 6.78 इंचेस की एक 1.5 के डिस्प्ले और AMOLED पैनल है। फ्लैट डिजाइन यहाँ पर भी मिलता है और 144 Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों ही स्मार्टफोन। वैसे नॉर्मली जो ऐप में सपोर्ट मिलता है ना, वो मैक्सिमम 120 FPS का ही मिलता है। कुछ गेम्स या कुछ गिने चुने एप्स में ही 144 Hz का सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। और देखो डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन की तगड़ी है। अगर बात करूँ बेजल्स की, तो देखो इन तीनों स्मार्टफोन में सबसे स्लिमेस्ट बेजल्स 10R के देखने को मिलते हैं और GT30 Pro के थोड़े मोटे बेजल्स है। साइड बेजल्स और ऊपर के बेजल्स भी थोड़े से मोटे फील होते हैं। 10R में यहाँ पर 1200 nits की हाई ब्राइटनेस मिलती है, 4500 nits की पिक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। और X7 Pro में 1400 nits की हाई ब्राइटनेस, 3200 nits की पिक ब्राइटनेस। और जो GT30 Pro है, यहाँ पर 1600 nits की हाई ब्राइटनेस और 4500 nits तक की पिक ब्राइटनेस मिलने वाली है। साइड बाय साइड नॉर्मली देखने पर जो GT30 Pro की डिस्प्ले वो थोड़ी सी ब्राइटर फील होने वाली है। उसके बाद X7 Pro की डिस्प्ले और तीनों स्मार्टफोन में सबसे डिम 10R फील होता है। वैसे नॉर्मली कुछ भी पता चलने वाला नहीं है, चाहे आप सनलाइट में यूज करो या फिर इंडोर यूज करो। जो ब्राइटनेस है
है वो इनफ देखने को मिल जाती है तीनों स्मार्टफोन में। और तीनों स्मार्टफोन में HDR का सपोर्ट भी मिलता है। हमने YouTube HDR वीडियो प्ले करके देखा था। डिस्प्ले की क्वालिटी तीनों स्मार्टफोन में तगड़ी देखने को मिल जाती है। HDR कंटेंट प्ले करते वक्त जो सबसे ब्राइटर डिस्प्ले फील होती है वो होती है Neo 10R की, फिर X7 Pro और फिर GT 30 Pro की। बाकी देखो जो डिस्प्ले है ना वो मुझे GT 30 Pro की थोड़ी डार्कर साइड लगी है, मतलब शेडो वाले पार्ट को इतने अच्छे से एक्सपोज नहीं किया है और जो क्वालिटी निकल के आती है ना वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी, थोड़ी सी डार्क डिस्प्ले देखने को मिलती है, ऑल्दो जो ब्राइटनेस है वो फुल पे थी। दोस्तों अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो और थोड़ी सी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी बात कर लेते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की, जो की है परफॉर्मेंस। GT 30 Pro में 8350 डायमेंसिटी प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका एंथुसियास्ट स्कोर 13,46,000 के आसपास आता है। X7 Pro में 8400 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर दिया है, जिसका एंथुसियास्ट स्कोर तीनों स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा है, 15,88,000 के आसपास आता है। और जो Neo 10R है यहाँ पर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल जाता है 8H Gen 3 वाला, जिसका एंथुसियास्ट स्कोर 14,50,000 से 53,000 के आसपास आया है। स्टोरेज की बात करूँ तो जो Poco X7 Pro GT 30 Pro है, इनका बेस वेरिएंट LPDDR5X की रैम और UFS 4.2 स्टोरेज के साथ आते हैं। और जो Neo 10R है इसके बेस वेरिएंट में UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि बजट के हिसाब से थोड़ी सी कम है। अगर आपको UFS 4 वाली स्टोरेज चाहिए तो आपको इसके 256GB रोम वाले वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा। अभी परफॉर्मेंस वाले पार्ट की तरफ बढ़ने से पहले बात करूँ अगर बैटरी की, तो यहाँ पर तीनों स्मार्टफोन में सबसे कम बैटरी GT 30 Pro में मिलती है, सिर्फ 5500 mAh की बैटरी के साथ आता है और 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। हालांकि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मोस्टली लोग इस बजट में यूज नहीं करते हैं। X7 Pro में यहाँ पर 6550 mAh की बैटरी है और 90 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है। 10R में यहाँ पर 6400 mAh की बैटरी मिल जाती है और 80 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। वैसे 10R और जो X7 Pro है इसे कम्प्लीटली चार्ज होने में सेम ही टाइम लगता है, 1 घंटे के आसपास लगने वाला है। पर जो GT 30 Pro है इसे 1 घंटे 20 से 30 मिनट के आसपास का टाइम लग जाता है कम्प्लीटली चार्ज होने में। अभी अगर बात करूँ परफॉर्मेंस वाले पार्ट की, तो यहाँ पर गेमिंग के मामले में और डिजाइन के मामले में GT 30 Pro को एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक में साइबर मैक वाला डिजाइन मिल जाता है, RGB लाइट मिलने वाली और गेमिंग वाइब के साथ ये स्मार्टफोन आता है। उसके साथ साथ यहाँ पर शोल्डर ट्रिगर्स भी दिए गए, जो कि मतलब गेमिंग करते वक्त एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं। और बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। बाकी जो Neo 10R है ये भी गेमर्स के लिए अल्टीमेट चॉइस है। यहाँ पर भी बहुत सारे गेमिंग मोड्स मिलते हैं, जैसे कि मॉन्स्टर मोड देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बाईपास चार्जिंग, मोशन कंट्रोल का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर BGMI में 120 FPS का सपोर्ट मिलता है। GT 30 Pro में भी BGMI में 120 FPS का सपोर्ट है, पर अनफॉर्चुनेटली X7 Pro में स्टिल अभी भी सिर्फ BGMI 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। वैसे गेमिंग करते वक्त इन तीनों स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। हमने BGMI गेम प्ले करके देखा है, X7 Pro के जो FPS है वो कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। पर अगर बात करूँ GT 30 Pro और 10R की, तो यहाँ पर हमने BGMI गेम प्ले करके देखा था, जहाँ पर हमने 2 घंटे के आसपास गेम प्ले किया होगा। 2 घंटे में इस स्मार्टफोन की बैटरी 19% ड्रॉप हुई थी और मैक्सिमम टेम्परेचर 50 डिग्री चले गया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 46 डिग्री पे था। और जब हम गेम प्ले कर रहे थे तो इसके जो FPS है वो कंसिस्टेंट 110 से 120 के आसपास मिल रहे थे TDM में। अगर आप फुल मैप खेलते तो आराम से 100 से लेके 105 110 FPS के आसपास निकाल के दे देगा। GT 30 Pro का वैसे हमने एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट नहीं किया है, पर गेम प्ले हमने यहाँ पर जरूर किया था। ये जो टेस्ट है ना अभी हुआ है मानसून टाइम में, तो इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर इतना ज्यादा बड़ा नहीं। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर था स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद 45 डिग्री था और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 43 डिग्री के आसपास गया था। और 2 घंटे के बाद जो ओवरऑल बैटरी ड्रॉप था वो इन्फिनिक्स में 35% था। बाकी अगर बात करूँ X7 Pro की, तो यहाँ पर 2 घंटे की कंटिन्यू गेमिंग के बाद जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो हमें 50 डिग्री के आसपास देखने को मिला था। विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग 47 डिग्री था और जो बैटरी ड्रॉप है वो 80% के आसपास हुआ था। वैसे हमारा जो एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट है वहाँ पर ये स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 9 घंटे 27 मिनट के आसपास सर्वाइव करा है। और बैटरी के मामले में नो डाउट जो 10R है वो विनर रहने वाला है, ये 11 घंटे सर्वाइव करा था। वैसे हमने GT 30 Pro का बैटरी ड्रेन टेस्ट नहीं किया, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है, पर नॉर्मली भी यहाँ पर आपको 7-8 घंटे तक का ही स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलने वाला है। बाकी उसके बाद हमने यहाँ पर बूटअप टेस्ट किया था, जहाँ पर iQOO Neo 10R सबसे पहले बूटअप हुआ, फिर X7 Pro, फिर इन्फिनिक्स। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर काइनमास्टर टेस्ट किया था। काइनमास्टर में तीनों स्मार्टफोन में आप 4K 60 FPS तक की वीडियोस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेम ही प्रोजेक्ट सेम ही वीडियो डाल के जब एक्सपोर्ट किया तो X7 Pro सबसे पहले एक्सपोर्ट हुआ। मे भी हो सकता है UFS 4.2 स्टोरेज की वजह से। सेकंड नंबर पे GT 30 Pro हुआ था और नंबर 3 आया था iQOO Neo 10R। और BGMI ओपनिंग टेस्ट में सबसे पहले Neo 10R ने ओपन किया, फिर GT 30 Pro, फिर लास्ट में Poco X7 Pro था। अभी अगर बात कर लेते हैं UI की, तो ये तीनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ आते हैं। X7 Pro और 10R में यहाँ पर 3+4 इयर्स के अपडेट देखने को मिल जाएंगे, पर GT 30 Pro में सिर्फ 2 साल तक के ही मेजर OS अपडेट मिलने वाले हैं। UI की
बात करो तो इन तीनों स्मार्टफोन को मैंने मतलब इनफ यूज किया है। यूआई के मामले में मुझे अभी X7 Pro सबसे बेटर लगता है इन तीनों स्मार्टफोन में, जहाँ पर हाइपर ओएस का जो स्मूथनेस है, जो यूआई है, जो आइकन्स है, वो थोड़े से बेटर फील होते हैं एज कम्पेयर टू इन दोनों स्मार्टफोन के। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे 10R का एक्सपीरियंस अच्छा लगा यूआई, जहाँ पर आपको स्नैपी और फास्टर एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। बाकी लास्ट में GT30 Pro है। अभी वैसे इसके जो न्यू अपडेट आया है उसके बाद से यूआई इंप्रूव हुआ है नो डाउट, पर स्टिल इन्फिनिक्स को अपनी यूआई को और भी रिफाइन करने की जरूरत है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स ब्लूटूथ देखने को मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल एप्स भी देखने को मिल जाएगी। बात करो नेटवर्क एंड 5G कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर 10R में 10 5G के बैंड्स हैं, GT30 Pro में 14 और X7 Pro में 16 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं। डाउनलोड स्पीड यूट्यूब चलाते वक्त या फिर क्रोम चलाते वक्त मुझे नेटवर्क में ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट भी मिल जाता है, आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे विदाउट अनाउंसमेंट, जो कि एक अच्छी बात है। अभी अगर बात करें कैमरे की, तो यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन में डुअल कैमरा मिल जाता है। X7 Pro में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है, सोनी का लीटिया 600 वाला सेंसर है। 10R में भी 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है और जो सेंसर है वो IMX 882 वाला देखने को मिल जाता है। लास्ट जो GT30 Pro है, यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है सैमसंग का, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। तीनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से आप 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बात करूँ फोटोज की, तो तीनों ही फोन के मेन कैमरे में से मुझे न्यू 10R की जो फोटो है वो मुझे सबसे बेटर लगी है। यहाँ पर थोड़ी सी मतलब कॉन्ट्रास्टी फोटो रहती है, पर जो एक्सपोजर है, जो कलर कंट्रोल है, वो अच्छा देखने को मिल जाता है। फोटोज नेचुरल साइड है। और ऑन द अदर हैंड जो GT30 Pro और X7 Pro है, उनकी फोटो थोड़ी सी ब्राइटर, थोड़ी सी व्हाइटिश साइड देखने को मिलेगी। GT30 Pro में स्लाइटली येलोइशनेस और सैचुरेशन भी रहता है, पर जो अल्ट्रा वाइड फोटोज है उसमें जो 10R की फोटोज निकल के आती है वो थोड़ी सी ब्राइटर, थोड़ी सी व्हाइटिश टोन के साथ देखने को मिल जाएगी। मतलब भाई वीवो का थोड़ा सा टिपिकल कलर देखने को मिलता है। तीनों स्मार्टफोन मुझे नाइट में बिल्कुल इनकंसिस्टेंट लगे हैं, मतलब कभी कोई सा स्मार्टफोन अच्छी फोटोज क्लिक कर रहा था, कभी कोई सा कर रहा था। सेल्फी फोटोज देखो, पोको की थोड़ी सी व्हाइटर साइड देखने को मिलती है, इन्फिनिक्स की थोड़ी सेचुरेटेड, थोड़ी सी येलो साइड है, और 10R की जो फोटोज है वो थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिली है। पर एक जो चीज सबसे सरप्राइजिंग मुझे यहाँ पर लगी, वो इन तीनों स्मार्टफोन में से जो GT30 Pro की वीडियो है वो लगी, क्योंकि उसने जो कलर कंट्रोल किया है वो मुझे X7 Pro और Neo 10R से भी बेटर लगा है। सारी केस में ऐसा नहीं है, पर ये जो ह्यूमन वीडियो वाला पार्ट है इसमें बेस्ट कलर कंट्रोल लगा। अभी के टाइम पे यहाँ पे तीनों स्मार्टफोन से मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और मेन कैमरे से आप तीनों स्मार्टफोन में 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीनों स्मार्टफोन में डुअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो पोको है यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का लीटिया सेंसर है 600, आईकू में 50 मेगापिक्सल का IMX 882 वाला सेंसर है, और जो इन्फिनिक्स GT30 Pro है यहाँ पर सैमसंग का सेंसर मिल जाता है। और क्वालिटी आप देख लो कैसी मिलने वाली है। तो अभी के टाइम पे यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन में फ्रंट सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। GT30 Pro और Neo 10R में यहाँ पर 4K 830 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर जो पोको है यहाँ पर सिर्फ 1080p तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो इस टाइप की कुछ क्वालिटी मिल जाती है। अभी मैं थोड़ा सा अगेंस्ट द सन में हूँ, तो इस टाइप से कुछ कलर हैंडल करते हैं। अभी अगर मैं नॉर्मल लाइट में जाऊँ तो इस टाइप की क्वालिटी यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे वाइडर यहाँ पर पोको है, पर सिर्फ 1080p पे रिकॉर्ड हो रहा है। बेस मुझे GT लगा, तो मतलब फील्ड ऑफ व्यू के हिसाब से। और जो Neo 10 है सबसे ज़्यादा जूम है। एक बार मैं बंद करके GT और आईकू में भी 1080p पे चला देता हूँ, मतलब रिकॉर्ड करता हूँ। तो ये अभी 1080p रिकॉर्ड हो रहा है Neo 10R में, पर GT30 Pro में 4K में ही है, क्योंकि 1080p में भी इतना ही फील्ड ऑफ व्यू मिल रहा था। तो मतलब 1080p जाना क्यों है। तो इस टाइप की क्वालिटी, मतलब अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा चाहिए Neo 10R में, तो 1080p पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा कंपैरिजन इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो मैं अपनी चॉइसेस बता देता हूँ। देखो मेरे लिए तो 10R 25,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ साथ कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छा देखने को मिल जाता है, और बड़ी बैटरी लाइफ तो मतलब चेरी ऑन द टॉप। बाकी इन दोनों की बात करूं तो देखो X7 Pro को लॉन्च हुए बहुत ही टाइम हो गया है, इसके बहुत सारे रिव्यूज अवेलेबल है और पॉजिटिव रिव्यूज है, और परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन है। हालांकि थोड़े से यहाँ पर हीटिंग देखने को मिलती है, पर उसके अलावा UI और परफॉर्मेंस बेस्ट मिल जाती है। कैमरा वाला पार्ट थोड़ा सा नॉर्मल है। और अगर बात करूं GT30 Pro की, नो डाउट अगर आपको एक गेमिंग स्मार्टफोन ही चाहिए जहां पर आपको गेमिंग लुक डिजाइन चाहिए, तो GT30 Pro एक अच्छी चॉइस है। पर स्टिल परफॉर्मेंस पार्ट के अलावा यहाँ पर कैमरा और UI वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे वीक लगा है। और 25,000 के बजट में भी यहाँ पर 5500 mAh की बैटरी और सिर्फ 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो कि एक छोटा सा कॉन मुझे लगा। भाई दोस्तों ये तो था हमारा इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन। अगर आपको OnePlus Nord C5 के साथ किसी का भी कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मतलब कोई सा भी कंपैरिजन चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर देना। और आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।